बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हम कुछ कर तो नहीं सकते, सिर्फ आपको अच्छी विशेष दे सकते हैं और वो हमारी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज लाहौर शहर का मौसम बहुत खूबसूरत था। सुबह बहुत दिनों के बाद अर्मिला हसन, आई डोंट नो आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैंने बहुत एक प्लेजेंट मॉर्निंग ऑब्जर्व की जिसमें न सिर्फ बादल थे हल्के हल्के बल्कि हवा थी और हवा में नमी का तनासुब बहुत कम था। ठंडी हवा थी, अभी भी इनफेक्ट चल रही है और बहुत अरसे के बाद एक प्लेजेंट फील आई, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने इस मौके पर फिर अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया इस मौसम के लिए, उस सेहत के लिए जो अल्लाह ने हमें दी है और एक नए दिन के लिए। बिल्कुल, हम सबको थैंकफुल होना चाहिए इन तमाम चीज़ों के लिए, दो कि हम बहुत नाशुक्रे हैं, कभी कभी हम बहुत नाशुक्री करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनफैक्ट हम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं और आपको उसकी रियलाइजेशन नहीं होती और अनफॉर्चुनेटली जब आपके पास नहीं होती फिर आपको रियलाइज होता है। एंड इट गोज फॉर रिलेशनशिप्स, योर हैप्पीनेस, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें। सो लेट्स होप जी कि वेदर अच्छा रहे और ये गर्मी जो है ना खत्म हो जाए, बस बहुत हो गई है। इस बार तो बहुत ही तंग आ गए और रही से कसर बिजली के बिलों ने निकाल दिया। खैर वो सारा हम आगे जाके अभी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल वी वांट योर मूड टू बी मोर बेटर, क्योंकि हमारे साथ रहते हुए हम चाहते हैं कि हम आपके साथ, आप हमारे साथ मूड अच्छा रखें। कल पाकिस्तान ने एक टीम होने का मुजाहिरा किया, जो मैच में 300 रन बने पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड वनडे की मैं बात करूं अर्मिला हसन, तो मैंने एक ट्वीट किया था, शायद आपने ना देखा हो, वो मैंने लिखा था कि आज पाकिस्तान टीम ने प्रूव करना है कि वो एक टीम है अगर वो इसको चेस करते हैं। दे समहाउ डिड इट। बहुत अच्छा लगा मुझे अफगानिस्तान टीम को उन्होंने हराया। हम मंटूटा में ये मैच खेला गया और एक गेंद कबल 300 रन का हदफ हासिल करके एक विकेट के मार्जिन से वो जीते। लेकिन बहरहाल जीत होती है और पाकिस्तान ने कल हराया और इसमें जो हाईलाइट रही वो नसीम शाह, ऑफिशियल गॉडफादर में कहूँ। अच्छा, वैसे कहते हैं हिस्ट्री रिपीट नहीं होती जनाब, लेकिन हिस्ट्री रिपीट हुई कल। वही बैटर, वही बॉलर, वही आखिरी ओवर, वही सूरत हाल, वही सारी चीजें। 6 जो गेंदें थी पाकिस्तान को 11 रन रिक्वायर्ड थे और फास्ट बॉलर नसीम शाह ने बतौर बैटर एक बार फिर जो कह लेना वो धमाका किया। सब अपनी नर्व्स उनकी बिल्कुल मतलब ऐसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, लेकिन एक बार फिर यही हुआ कि नसीम शाह ने तारीख दोहरा दी और अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 6 गेंदों पर 11 रन जो रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने हिसाब बराबर कर दिया। और जिस तरह से वो ग्लव्स फेंकते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है। असल पैसे सारे ग्लव्स फेंकने के। पिछली दफा के मनाजिर भी हमने आपकी याद दहानी के लिए, आपको खुश करने के लिए हमने निकाले और ये जो कल वाले मनाजिर थे वो तो खैर बहुत ही कमाल थे। पिछले वाले मैच कमाल कर दिया। पिछले वाले मैच में भी मैं बिल्कुल उठ गई थी कि अब नहीं जीतना, मतलब इट्स यूजलेस, लेकिन वो फिर वही तुइज़्ज़ो मन तशाओ तुज़िल्लो मन तशाओ। इसमें तुज़िल्लो का तो मामला नहीं है, लेकिन ज्यादा इज्जत का मामला जरूर है। और वो कल नसीम शाह के हिस्से में आई सिर्फ चंद रन बनाकर, क्योंकि उन्होंने विनिंग शॉट खेला। लेकिन इससे पहले जो कैमियो में कहूंगा जो शादाब खान ने खेला एंड के ऊपर 48 रन की, भाई बहुत रिमार्केबल इनिंग। शादाब ने कल इतना कॉन्फिडेंस दिया टीम को, उनकी परफॉर्मेंस ने, मैं कहता हूँ, और वो मैन ऑफ द मैच भी ठहरे। लेकिन शादाब वो जो विनिंग शॉट थी नसीम शाह की, इंडिया को क्या खुशी होगी चांद पे पहुंचने की, जितनी कल पीपल वर रियली वेरी हैप्पी। और कल माशाल्लाह प्रूव किया हमने, इसके साथ हमने सीरीज भी अपने नाम कर ली। अगर हम अगला मैच जीतते हैं तो विल बी नंबर 1 इन। अच्छा, आप सब छोड़े मीम्स देखें, आप पाकिस्तानी अवाम हो, मीम्स ये देखें जी, क्लैशन को लेकर यार आई लाइक इट। अच्छा, वैसे ये ना मजेदार है। ओए होए, द बेस्ट पार्ट वाज, नाम तो याद ही होगा, और एक हमने भी क्रिएट की थी, मैं तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तो वो भी बहुत जबरदस्त थी। लेकिन फारूकी के लिए एक डरावने सपने से कम नहीं है अब नसीम शाह। फारूकी जब भी आप सोएंगे उनको ख्वाब में नसीम शाह, जब भी ग्राउंड में आएंगे उनको नसीम शाह याद आएगा, हर तरफ नसीम शाह नजर आएगा उनके लिए। अल्लाह करे कि जिंदगी उनकी अच्छी हो, जिंदगी नसीम शाह ना हो उनके लिए, जिंदगी में बहुत सारी बहारें आए, कभी भी उनका नसीम शाह से अच्छा, वैसे हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्लाह करे हम सब की जिंदगियों में फारूकी होते हुए नसीम शाह ना आए। वाह वाह वाह, बड़ी गहरी बात कर दी आपने। लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज जीती है, लेकिन हमें एक मैच जो आखिरी मैच है ना वो भी जीतना है, और वो जीतने के बाद हमारी ओडीआई रैंकिंग्स भी हमारे पूरे हो चुके हैं।
हाँ, लेकिन फिर जीते या ना जीते रैंकिंग्स में बेहतर होंगे ना। कल के रैंकिंग में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कल की आखिरी बॉल ने पैसे हमारे पूरे कर दिए, ये इसमें कोई शक नहीं। और जो पैसे हमने लगाए नहीं थे। द बेस्ट पार्ट वाज कि अफगानिस्तान की बहुत कोई टॉप की टीम नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो बैठ के मैच देख रहे थे, और उसके बाद जो ट्वीट्स आई, हर किसी ने तो ट्वीट किया हुआ था, एवरीबॉडी वाज वाचिंग। तो पाकिस्तानी टीम के बगैर क्रिकेट में एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों, ये बात तो आप मान लें। हमें नहीं पता, हम खुद अनप्रेडिक्टेबल चल रहे होते हैं जिंदगी में, तो यहाँ तो टीम तो वैसे सुभान अल्लाह। लेकिन जी कल बहुत अच्छा मैच हुआ, इस पे हमने इन डिटेल बात करी है। ने फिर 100 नहीं किया, ये भी हम जिक्र करते, फिर नर्वस 90s का शिकार। अच्छा ठीक है, चले हम और बात करेंगे। अभी हम खुश आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी खुशी चंद लम्हों की है, क्योंकि हमने आपको बताना है कुछ, क्योंकि हमने आपको डॉलर की कीमतें बतानी है, हमने आपको इकोनॉमी की सूरत हाल बतानी है। आज की बड़ी खबर बड़ी खबर में बड़े धमाके हो रहे हैं, सर मुंडाते ही ओले पड़े, वो एक कहावत है ना, ऐसा ही कुछ हाल हमारी मौजूदा निगरान हुकूमत का भी है, जहाँ पे वज़ीर आज़म मुख्तलिफ जगहों पे मुलाकातें करते फिरते हैं, वज़ीर आज़म इज़हार हमदर्दी करते फिरते हैं, बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट्स देते फिरते हैं। वहीं पे हम आपको बताएं कि इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जब से हलफ लिया उस वक्त से पेट्रोल 17 रुपये ज़्यादा महंगा करना पड़ा, फिर निगरान वफाकी काबीना को हलफ लेने के लिए अभी एक हफ्ता नहीं गुजरा था, तो जो माशी मुश्किलात हैं वो बढ़ती चली गई और रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मुझे तो इस वक्त अरबल हसन इतना शदीद डर है, और ये मैं जेन्युइन कंसर्न बिजली के बिल के हवाले से बता रहा हूँ, मेरा भी आया नहीं है, मेरा भी नहीं आया कि बिल कितना आने वाला है, बिकॉज पिछले बिल देखकर लिटरली हम हिल के रह गए थे। तो क्या हम जो कमाएंगे वो बिल देंगे, अगर जो कमाएंगे वो बिल देंगे तो हम अपने बजट्स कैसे चलाएंगे। इस वक्त जो इंटर बैंक में डॉलर है वो ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर चुका है। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम ये खबर भी पढ़ेंगे कि डॉलर 300 का ऑफिशियली हो गया है, और ओपन मार्केट में तो 314-15 रुपए का भी बिक रहा है। बिल्कुल, बड़ी कुछ जो कह लें हौसला अफजा सूरत हाल नहीं है। दूसरी जानिब IMF की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली IMF के मुआहदे के बाद अब तक डॉलर 24 रुपए 81 पैसा महंगा हुआ है। मुआहदे से कबल जो डॉलर की कीमत थी 275 रुपए 44 पैसे थी। रुपए की बेकदरी एक वजह डॉलर की जखीरा अंदोजी भी बताई जाती है। जबकि दूसरी जानिब जी साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने LCs पर जो मसनूई पाबंदी लगाई थी, और अब LCs खुलने के बाद डॉलर की जो मांग में इजाफा हुआ है, इसकी वजह से डॉलर पे काबू हुआ है। मईशत की बिगड़ती सूरत हाल ने अवाम और जो माहिरीन मईशत हैं सबको परेशान किया। इन तमाम सूरत हाल पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद डॉक्टर अयूब मेहर हैं जो कि इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर अयूब को तो हम खुशामदीद कहेंगे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी इजाजत से हम पहले अपने दूसरे मेहमान का तारुफ भी कर लेते हैं। हम चाहेंगे कि इमरान आप उनका तारुफ। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन फॉरेक्स एसोसिएशन है, और डॉलर की प्राइसेस के हवाले से क्रेडिबल नाम है जिनसे हम इस हवाले से बात कर सकते हैं। बोस्तान साहब, आई होप कि आप खैरियत से हैं, बड़े अरसे बाद आपसे बात हो रही है। दो के जिस तरह डॉलर की सिचुएशन थी, मुझे लगता है डेली एक सेगमेंट आपके साथ होना बनता है, लेकिन अब जैसे कहते हैं ना कि पानी वो पुलों के ऊपर से गुजर रहा है, तो हमने कहा कि हम इस पे जरा एक बात कर लें। बोस्तान साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और उससे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो लोगों की, या मार्केट्स जो स्पेकुलेशन है, जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, वो भी बहुत बुरी दास्तानें सुना रही हैं। जो ऑब्वियसली मैं नेशनल टेलीविजन पे कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता, आपको मालूम है, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। क्यों है ऐसा, और क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे इसको कैप किया जाए, कोई ऐसी तजवीज नहीं है? मलिक बोस्तान साहब, आवाज आ रही है? मलिक बोस्तान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मलिक बोस्तान साहब से शायद अभी हमारा राब्ता नहीं। मलिक साहब, अगर राब्ता हो तो प्लीज बोलिएगा। मीनवाइल हम डॉक्टर अयूब मेहर से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बात सवाल आपसे भी मेरा वही है कि क्या हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, और जो स्पेकुलेटिव मार्केट है जिसमें स्पेकुलेशंस चल रही हैं वो बहुत हाई हैं, वो जो बात बता रही हैं वो तो मतलब अनबिलीवेबल है। हम अगर इकोनॉमी की टर्म में बात करें, आप सूरत हाल को किस जानिब जाता देख रहे हैं डॉक्टर अयूब? में मैं कहूँगा कि नहीं है कि जो अपरेंटली इंडिकेटर नजर आ रहे हैं, ऑयल प्राइस का बढ़ना, बिजली के बिलों का बढ़ जाना, और ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर जाना डॉलर का, इससे जो ज्यादा मैं समझता हूँ जो ज्यादा खतरनाक बात महसूस होती है वो ये कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान बिल्कुल सिरे से नजर नहीं आ रहा कि इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये सिचुएशन किसी जगह जाके रुकेगी या नहीं। देखिए, ये हालात जो पैदा हुए हैं, ये इस पर तो सब एग्री करेंगे कि ये एक दिन की बात तो नहीं है। एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं हो गया, एक हफ्ते या एक साल में नहीं हुआ, ये 2-3 डिकेड से नजर आ रहा था
कि हालात इस तरफ जा रहे, सिचुएशन ये हो रही है। 2-3 डिकेड से प्रॉब्लम बनते जा रहे थे और कोई सीरियसनेस, कोई विल पावर नजर नहीं आ रही थी। बड़े बड़े क्लेम जरूर किए जा रहे थे, उसमें कोई एक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई आके कहता था कि मैं रुपये को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, रुपये मजबूत हो जाएगा। कोई कहता था हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। किसी का क्लेम था कि हम 1 करोड़ आपको नौकरियां दे रहे हैं, 50 लाख घर दे देंगे। हर हुकूमत, कोई भी एक हुकूमत की बात नहीं, क्लेम जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई ट्रांसपेरेंट, कोई इस तरह का फिजिबल प्लान नजर नहीं आया। अब जो डॉलर पे जो आ रहा है, प्रेशर जो आ रहा है, उसकी मेन वजह ये है कि हमारे आउटफ्लो बहुत ज्यादा है, हमारे टैक्स बढ़ गए हैं, हमें पेमेंट्स कर रही हैं, वो प्रेशर डॉलर पे आ रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हमें मलिक बोस्तान साहब ने भी दोबारा ज्वाइन किया, हम आपकी जानिब दोबारा आते हैं और इस हवाले से मजीद डिस्कशन भी आपसे करते हैं। मलिक बोस्तान साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी, अभी हम बात कर रहे थे डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से उसकी क्या सूरत हाल है, और मार्केट में अभी इमरान ने भी आपसे यही सवाल किया था कि कुछ अच्छी स्पेकुलेशंस हमें सुनने को नहीं मिल रही। जो सूरत हाल है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है, रुपए की बेकदरी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IMF के मुआहदे के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, लेकिन बज़ाहिर अभी नजर नहीं आ रहा। सो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कहने को तो कुछ बचा नहीं, सबकी वजह, बड़ी वजह तो IMF खुद है, जिसने ऐसी शर्तें कड़ी रख दी हैं कि पूरे अभी हुकूमत और स्टेट बैंक के हाथ ही बांध दिए। उन्होंने पहली सबसे मुश्किल शर्त ये रखी है कि हुकूमत और इंटर बैंक इंटरवीन नहीं कर सकते। उसके अलावा डॉलर को जो रेट है वो फ्री मार्केट से फॉलो करेगा इंटर बैंक, न कि पहले क्या होता था इंटर बैंक रेट तय करता था और मार्केट उसके पीछे चलती थी। ये एक बहुत बड़ा गलत मैदा हो गया, लेकिन ज़ाहिर हुकूमत ने मैदे को कामयाब करना था और डॉलर लेने से पूरी हमारी इकानमी और इसका डिफॉल्ट का खतरा था, वो कर लिया। तो अब हम अच्छी स्ट्रेटजी बना के इससे निकल सकते हैं कुरान से, वरना और इसमें बैंकों ने बड़ा स्पेकुलेशन, एक कार्टर बना लिया मोटरों के साथ मिलकर और बड़ा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब जो बड़े इम्पोर्टर है, टाइकॉन है, उन्होंने छोटे इम्पोर्टरों को बिल्कुल ही कोई एलसी खोलने नहीं दे रहे, सारी बड़ी एलसियां वो खोल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो बाहर के इन्वेस्टर का प्रॉफिट था वो रुका हुआ था, वो देने की इजाजत दे दी। इस तरह एयरलाइनों के जो पैसे रुके हुए थे वो देने का फैसला किया गया है। जो लग्जरी है वो स्ट्रेटजी मलिक साहब क्या हो सकती है जिससे कुछ थोड़ा सा टैप करने में मदद मिले? जैसे देखो जी, हमारे पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है और एतमाद की कमी है। हम अगर दो काम कर ले, एक तो काम करना शुरू कर दे और माना छोड़ दे, और जो भी हमारी स्किल है इस वक्त, जो भी लोग जा रहे हैं उनको ट्रेन करके और स्किल करके अगर भेजा जाए, जो 40-50 लाख। ये मुझे याद है, आज से 6-7 साल पहले हमने इकट्ठा एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी जो मैंने आपसे तजवीज़ पूछी थी, तजवीज़ आपकी यही थी, लेकिन अमल ओबियसली मलिक साहब नहीं है ना, तो मलिक ये जो अमल है मलिक साहब, इसका बड़ा मसला है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि इससे पहले हमने जब डॉलर्स की लिक्विडिटी के क्रंच की बात की थी, तो हमने ये भी जिक्र किया था कि बहुत सारा डॉलर नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, हमारी रेमिटेंसेज में फ़र्क आ रहा है, चूँकि बहुत सारा डॉलर अनएथिकल या इलीगल तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी आ रहा है, हुंडी वगैरह के जरिए। इसकी क्या सिचुएशन है? क्या उस पर कोई पॉलिसी बनाई गई है, या महज मीडिया पे हम शोर मचाते रहते हैं, और जिन्होंने एक्शन लेना है या करना है उनके सर पे जूं तक नहीं रेंग रही, और ये सूरत हाल मुसलसल खराब हुए जा रही है? जिसने डॉलर स्टॉक करना है वो किए जा रहा है, क्या यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं उसी पूरी बात एतमाद की कमी तो यही चीज है कि इस वक्त अगर आप देखें पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से ऑफिशियल तरीके से गया है, जबकि हमारे कर्जे 130 अरब डॉलर है। तो मतलब पाकिस्तान में फारग एक्सचेंज की कोई कमी नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से गया 8 पिछले कुछ हफ्ते पहले जो है जंग अखबार में ये कॉलम ही छपा था कि 7 से 8 हजार पाकिस्तान रुपया पाकिस्तानी बाहर ले गए, तकरीबन 26 अरब डॉलर बनता है। तो ये डडोरा जब पीटा गया, पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और पिछली हुकूमत जाते जाते इतने वो इकनॉमिक काउंसिल के इतने सेमिनार और इतने दावे दिखाई जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में दूध की लहरें बहने वाली है, लेकिन उनकी जाते की सारी बस वो नहरें बहती मलिक साहब रुक गई। चले, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमारे सामने कम से कम एक हकीकी पिक्चर तो रखी, जिसके बारे में मैं सिर्फ वन लाइनर ये दूंगा कि इन हालात का ख़राब होना भी शायद किसी के लिए बेहतर है, इसलिए ख़राब हुए चले जा रहे हैं क्योंकि उसके बेहतर हो रहे हैं। हमारे डॉक्टर अयूब मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने तज्जिया सुना फॉरेक्स चेयरमैन मलिक बोस्तान साहब का, और उनका लहजा और उनके अल्फाज ये बता रहे हैं कि सूरत हाल न सिर्फ ठीक नहीं है बल्कि ठीक होने का इम्कान भी नहीं है। योर टेक ऑन दिस? जी बिल्कुल, मैं खुद आपसे यही बात अर्ज कर रहा था
कि कोई प्लान, असल में कोई प्लान नजर नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से सूरत हाल को, कोई विल नजर नहीं आ रही कि सूरत हाल को बेहतर कर रहे हैं। एक तरफ हम बड़े बड़े क्लेम ये करते रहे हैं कि, और फैक्ट्स है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिसोर्सेज से नवाजा है। हम कहते हैं हम कॉटन में नंबर 4 हैं, मिल्क में नंबर 2 हैं, हमारे यहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर के रिसोर्सेज हैं, गोल्ड है, हमारी लोकेशन जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है, हमारी यंग पॉपुलेशन 60% से ज्यादा है, बड़ी मार्केट है, सब कुछ हम क्लेम करते हैं। जब ये सब कुछ रिसोर्सेज हैं तो फिर हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से क्यों गुजर रहे हैं? डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो जाता है, डेट हमारे जो है वो अनमैनेजेबल हो गए हैं, इन्फ्लेशन, बैडली हम इन्फ्लेशन को फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हम फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर रिसोर्सेज हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी कोई ना कोई इकोनॉमिक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है, इनकेपेबिलिटी है, या कैपेसिटी तो है लेकिन इनकेपेबिलिटी है, कोई प्लानिंग नहीं है। साफ जाहिर है वरना रिसोर्सेज के होते हुए क्राइसिस में हम क्यों जा रहे हैं। और तो जब डॉक्टर साहब ये कैबिनेट बन रही थी, अभी केयर टेकर कैबिनेट, तो सबसे ज्यादा शोर ये था, आपसे भी हमारी बात हुई थी कि जी फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, फाइनेंस के मामलात कौन से लोग देखेंगे। फाइनेंशियल टीम को एम्पावर भी किया गया इससे पहले फाइनेंस टीम की जानिब से, तो लगता है एम्पावर सिर्फ कर्जा लेने के लिए किया गया, ऐसा फील होता है। तो वो जितनी बातें पहले कैबिनेट से फाइनेंशियल टीम की हुई, उतना उसका कोई असर या एक्टिविटी नजर नहीं आ रही हमें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रॉब्लम ये है, मैंने अभी आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि क्राइसिस जो क्रिएट हुआ है वो एक दिन या एक हफ्ते या एक साल में नहीं हुआ। इसमें 2-3 गवर्नमेंट्स जो गुजर चुकी हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए कि सब देखते रहे और अभी भी देख रहे हैं और कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहा, कोई फिजिबल कोई क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट वे में कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा है इसको। ये ज्यादा खतरनाक बात है। उससे हो ये रहा है कि जो पब्लिक है, जो आवाम है पाकिस्तान की, उनमें फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रही है और वो मजीद खतरनाक हो जाएगी। कोई सूरत हाल को सही को रेक्टिफाई करने के मेजर्स भी नहीं लिए जा रहे हैं ना। फाइनेंस मिनिस्टर साहबा का बयान, अभी कल भी उनका बयान था कि हमारी प्रायोरिटी जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं इकोनॉमी के, लेकिन अभी तक कोई करेक्टिव मेजर कौन से लिए जाएंगे वो अभी तक तो नहीं बताए गए। सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या करेक्टिव मेजर लिए जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि अभी बोस्तान साहब ने जो इशारा किया इसकी तरफ कि ये जो एकदम से प्रेशर आया है केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद, जो रुपये पर प्रेशर आया है, इसका मेन रीजन उन्होंने इंडिकेट किया कि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थी हमारी, जो रुकी हुई थी पेमेंट्स, रुकी हुई पेमेंट रिलेटेड टू द ट्रेड, इंपोर्ट से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड जाना था वो गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो मेन पेमेंट्स है, जो रीपेमेंट्स ऑफ लोन है, वो तो अभी गई नहीं। ओह माय गॉड, तो प्रेशर तो आ रहा है ना। ठीक है, अभी आगे प्रेशर आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी बिजली के बिल्स लास्ट टाइम भी हमने देखा है, बल्कि इनफैक्ट काफ़ी अरसे से ही हर अगला बिल जो होता है वो डबल या ट्रिपल ही होता है। अभी आइंदा आने वाले बिल्स पे भी अभी हम यही बात कर रहे थे कि हम कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रखे हुए हैं और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब चूंकि आगे जो सूरत हाल आ रही है हमारे सामने, क्या कहेंगे इसके लिए, क्या हुकूमत कर सकती है, क्योंकि बर्डन तो डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर है? देखिए इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हुकूमत को 2-3 हुकूमतें यही बताती रही हैं, आवाम को बताया जाता है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई हैं, ऑयल प्राइस बढ़ गई है, रुपये की वैल्यू गिर गई है, इसलिए बर्डन हो रहा है, इसलिए ट्रांसफर हो रहा है। जो इकोनॉमिक मैनेजर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट में होते हैं, वो एकेडमिशियन नहीं होते, ये यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खूब बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है। इकोनॉमिक मैनेजर का काम ये बताना, रीजन बताना नहीं है, उसका सोल्यूशन देना होता है। जो हम इकोनॉमिक पॉलिसी का जो लफ्ज यूज करते हैं, पॉलिसी ये होती है कि प्रॉब्लम को किस तरह हैंडल किया जाए, प्रॉब्लम की वजह बताना या उसको पब्लिक पे ट्रांसफर कर देना, ये इकोनॉमिक मैनेजर्स का काम नहीं होता और हमारी हुकूमतें यही तो कर रही हैं। हल होता नजर आता है मसला? कोई आपको कोई सोल्यूशन लगता है? इस टीम में कैपेसिटी लगती है जो मौजूदा टीम आई है? देखिए इनका बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, जो 2 लोग आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी और कॉमर्स मिनिस्टर भी। मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल कर रहा हूं कि ये कोई सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन ये अगर सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से लोन लेंगे, तो वो सोल्यूशन नहीं है। वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात है। सोल्यूशन ये बताना है कि बर्डन पब्लिक तक ना जाने पाए। राइट। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग भी जब उनके अब लेजों में मायूसी आना शुरू हो गई है,
और बड़ा हमें अफसोस भी होता है। अल्लाह करे हम इस मायूसी की फ़िज़ा से निकलें, और मायूसी वैसे भी गुनाह है, कुफ्र है, लेकिन वी हैव द ब्रेन्स, हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर कमाल रहे हैं। दुनिया हमारी पॉलिसीज़ को फॉलो करती रही है और तय हो गई है 70s के अंदर, और अब हम पीछे ही जा रहे हैं। अल्लाह करे कुछ ऐसा हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ, फिर उन पर ऐसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि कमज़ोरी बहरहाल सिस्टम की ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लें हम, तो शायद इस बहरान से हम बल्कि यकीनी तौर पर निकल सकते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें निम्रा नासिर हमें बता रही हैं कि घर में मौजूद जो अशिया हैं इनसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन को घर में खाने बनाने का तो बहुत शौक होता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत अनसेटिस्फाइड रहती हैं कि कहीं इस ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उनकी स्किन ख़राब करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी आप घर बैठे अपनी किचन के प्रोडक्ट से कैसे साबुन, हेयर ऑयल और डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए चल के जानते हैं। तो नाज़रीन, आज मैं सना अकबर के किचन में मौजूद हूँ। जी, तो सना अकबर, आज हम क्या बनाने वाले हैं? जी, आज हम बनाने वाले हैं सोप, ओटमील सोप बनाने वाले हैं, स्क्रब है, उसके बाद हेयर ऑयल है, और भी एक दो चीज़ें हम बनाएंगे। चलिए ठीक है, शुरू करें मैं? जी, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम ओटमील सोप बनाएंगे। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद बेबी सोप भी कहलवाता है ये, कि आप चिल्ड्रन को भी बच्चों को भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बच्चों की स्किन तो बहुत सेंसिटिव होती है। और ये जो एक्जिमा के पेशेंट होते हैं, ये उनके लिए भी बेस्ट है। और ये कोई भी बना सकता है। ये ओट है, ठीक है। ये हमने सोप के हिसाब से लेना होता है, ठीक है। हमने कितना ओट डाला है इसके अंदर? कम से कम ये 2 टीस्पून डाला है, ठीक है। ये टीस्पून है। और हम इसमें क्या डालने वाले हैं? इस पर आप कुछ नहीं डालेंगे। इस पर हम अलग से मेल्ट करेंगे ये सोप, मेल्ट एंड पोर सोप। ये गोट मिल्क सोप है। मेल्ट एंड पोर सोप है, ये गोट मिल्क सोप है। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, और ये हम बनाते भी हैं। अच्छा। और ये इजीली आपको अवेलेबल मिलेगा किसी भी पेज पे। इसको हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट कैसे करें? मेल्ट हम डबल बॉयलर में करेंगे। चलिए फिर करते हैं। ये जो हमने गोट मिल्क सोप लिया है, इसको हमने एक पतीली में या कोई भी फ्राइंग पैन के अंदर आप पानी डालें और उसके अंदर इस बीकर को रख दें इसे, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेता है इसको ये मेल्ट करने में? 5 to 10 मिनट्स। ये सोप तो हमारा मेल्ट होता रहेगा, तब तक हम कोई और प्रोडक्ट बना लेते हैं। चलिए जी, अभी हम लोग ओपन बनाने लगे हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड होंगे? इसमें चने की दाल का पाउडर, जी, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी, उसके बाद सौंफ का पाउडर है जी, ठीक है। ये सारे पाउडर है। और ग्रीन दाल जो होती है, ग्रीन दाल, ठीक है। मूंग की दाल जो, जी, मूंग की दाल। और ये मसूर की दाल, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून, ठीक है। ये टीस्पून, जी, ठीक है। उसके बाद हम ऐड करेंगे, ये है हमारे पास ग्रीन दाल, जो कि मूंग की दाल होती है। ये भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया, 1 टीस्पून डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बारी आ गई चने की दाल की। चने की दाल का पाउडर, ये तो हम घर में बहुत इजीली ग्राइंडर में पाउडर बना सकते हैं। 1 टीस्पून ये डाल दिया, जी, ठीक है। तो इक्वल क्वांटिटी सबकी डाल रही है, सबकी इक्वल क्वांटिटी। ये सौंफ का पाउडर, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया, जी। और ये मसूर की दाल, ठीक है। तो मसूर की दाल का भी 1 टीस्पून हमने पाउडर इसमें ऐड कर दिया, जी, ठीक है। और ये है कसूरी हल्दी, ये 1/2 टीस्पून। ओके, कसूरी हल्दी जो है वो 1/2 टीस्पून इसलिए भी है क्योंकि वो आपके स्किन के ऊपर स्टेन छोड़ जाएगी। जी, ठीक है। तो कसूरी मेथी बस हमने इतनी, कसूरी काफ़ी है, ठीक है। तो कसूरी हल्दी बस हमने इतनी सी ही डाली है। वैसे भी खानों में भी कम ही डलती है, राइट। हमने इसको मिक्स कर लेना है। बस ये तैयार हो गया, जी। तो ये उपटन हमारा बन गया, ठीक है। बस हमने इसको जार में फिलअप करना है, ठीक है। तो सना, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? ड्राई स्किन के लिए मिल्क का ऐड करना है हमने 1 टीस्पून के साथ, बस जितने में भी पेस्ट बन जाए। और ऑयली स्किन के लिए हमने मिल्क का बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, हम रोज वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ये उपटन हमारा हो चुका है तैयार। अब हम अपने सोप की तरफ चलते हैं। जो मेल्ट हो रहा था अब तक वो मेल्ट हो चुका होगा। ये सोप हमारा मेल्ट हो चुके हैं। अब हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी, अब हम सबसे पहले क्या ऐड करें? हम इसमें ये ओट जो हमने मिक्स अलग करके रखा था वो डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ओट तो हमारे इसके अंदर ऐड हो गया। अब जैसे कि हमने हनी एंड ओट सूप बनाना था, तो अब इसमें हम हनी ऐड करें। कितनी हनी ऐड करनी है? बस ये 1/2 टीस्पून से भी 1/2 टीस्पून से भी कम है। ओके। अब हमने
थोड़ा सा ओट लेना है, ठीक है, और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। ठीक है, अपने मोल्ड के अंदर जो है जी ओट हमने डाल दिया। ठीक है जी, ये बस हम पोर करते हैं। ये जो है सोप बबल्स जो हैं इनके लिए ये क्या है? ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ठीक है, इनको तो ये हार्मफुल तो नहीं होता हमारी स्किन के? नहीं नहीं, ठीक है, डाल इसमें डाल देते दो। हैं। इसमें थोड़ा सा कोई कलर ऐड कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं। पिंक डालना है, हाँ जी, पिंक डाल देते हैं। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ मिक्स करेंगे ठीक है। तो हमारा ये कलर अच्छा आएगा। ठीक है, जो है हमने उसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि सोप ना थोड़ा सा हार्ड हो रहा है इसके अंदर हमारा जो था। जी, तो ये मतलब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, इसका मतलब है? नहीं, ये मेल्ट एंड पोर का यही है कि आपका जल्दी क्योर हो जाता है। मतलब हम इसको अपने दूसरे मोल्ड में ऐड कर लेंगे। जी जी, हमने इसको पोर तो कर दिया लिक्विड के अंदर, लेकिन इसको टाइम कितना लगेगा ड्राई होने में? ये 2 घंटे बाद ये इस शेप में आ जाएगा। अच्छा, 2 घंटे बाद हमारा जो हमने साबुन बनाया था हनी एंड ओट सोप, वो ऐसा हो जाएगा। और फिर ये हम लोग इसको यूज़ कब कर सकते हैं? ये हम यूज़ कर सकते हैं फौरन। फौरन ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब अभी हमने बनाया, 2 घंटे वेट किया, साबुन हमारा तैयार है, अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग हेयर ऑयल बनाने लगे जो ना सिर्फ हमारी ख़वातीन के लिए बल्कि हमारे मर्द हजरात के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम किसको कैसे स्टार्ट करेंगे? तिल का तेल है ये। तिल का तेल, जी, थोड़ा सा डालते हैं। तिल के तेल के साथ हम डाल रहे हैं नारियल का तेल इसके अंदर। आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कोई भी हेयर ऑयल आपके पास मौजूद है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसके अंदर ये सारी जड़ी बूटियाँ डालेंगे। जी। तो ये क्या है सबसे पहले? ये है शिकाकाई। शिकाकाई, तो ये कितनी डालेंगे? ये हम 1 डाल देते हैं। 1 डालते हैं, ठीक। जी, उसके बाद आ गया करी पत्ता। जी। करी पत्ता कितना डालना है? थोड़ा सा डाल दें। हाँ, इट्स एनफ। जी, ठीक है, हमने डाल दिया करी पत्ता। फिर ये क्या है? ये हंसराज है। हंसराज है, तो हमने अगर इसके अंदर ये 1 डाल दिया, जी, ठीक हो गया। अब ये हम क्या डाल रहे हैं इसमें? ये हरीर है। हरीर है, इतनी? जी, ठीक है, हरीर हमने डाल दी। ये क्या है? ये राई है। राई हमने पूरी डाल दी, ठीक हो गया। ये क्या है? आंवला हमने कितने डाल? आंवला 3 डाल दो आप। 3 आंवला डल गए। जी, और ये है रतन जोत, ये सारा डाल दो। ये सारा डाल, ठीक है। जी, तो इसको हम 30 मिनट के लिए मीडियम हीट में पकाएंगे और उसके बाद हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इससे फ़ायदे क्या हैं? एक तो ये आपका जो है बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, और जो हेयर फॉल का इशू जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये बालों के साथ साथ बॉडी के लिए भी यूज़ हो सकता है। मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब लोग ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल है। जैसे ना, आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? 4 साल से काम कर रही हूँ। 4 साल से आप काम, तो अब माशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो चुकी हैं इस काम के अंदर। Thank you। तो अगर किसी को आपसे खरीदने हो तो वो किस तरह से आपसे रब्ता कर सकता है? हमारा पेज है होम शेल्स, इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक पे भी है। Okay। तो उधर से आप हमसे बाय कर आपको वहीं से सकते हैं। डायरेक्टली मैसेज कर जी। सकते हैं। जी तो नाजरीन, आज मैंने आपको सिखाया कि अपने किचन में मौजूद प्रोडक्ट से किस तरह से साबुन, उपटन और हेयर ऑयल बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी का, और सना माइयों आज दिखा रही हैं PNCM में एतराज के नाम से होने वाली फनपारों की नुमाइश। आपको भी दिखाते हैं। Good morning, everyone. It's my pleasure to join you here this morning to open the Taraz exhibition. And this is truly a remarkable display of textile art and creativity. One of the best parts of my job here at the U.S. Embassy as the Cultural Affairs Attaché is to support, protect, and celebrate the arts. Art in all of its form is probably one of the things that unite all of us as humans around the world, regardless of where or how we grew up, in what country, what language we speak, or any of our other beliefs. Art has the power and ability to transcend across all of those physical or imaginary borders.
अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहूँगी एक्सप्रेसो के एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PNCA में, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के इमर्जिंग आर्टिस्ट की कलेक्शन को डिस्प्ले किया जा रहा है और ये अपनी तरह का एक मुनफरिद एग्जीबिशन है जिसमें इस एग्जीबिशन में टेक्सटाइल और फाइबर आर्ट को इन्फ्यूज़ किया गया है और हर आर्टिस्ट यहाँ पर एक स्टोरी टेलिंग कर रहा है अपनी इस पेंटिंग के ज़रिए। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि ये आर्टिस्ट अपने आर्ट के थ्रू क्या स्टोरीज़ बता रहे हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर आई हुई चीफ गेस्ट जो कि कल्चरल अटाशी हैं फ्रॉम US एम्बेसी, वो कितना अप्रिशिएट करती हैं हमारे पाकिस्तानी इमर्जिंग आर्टिस्ट को। मौजूद हूँ माहम एजाज के साथ, हु इज़ अ इमर्जिंग आर्टिस्ट एंड अ वेरी टैलेंटेड वन, क्योंकि सबसे कैची जो मुझे डिस्प्ले लगा वो माहम का लगा। और जब माहम से मैंने पूछा कि माहम इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ पीस, क्योंकि रक्स को ज़्यादातर हमने अपने घरों में फॉर अ डिफरेंट रीजंस देखा है, सो आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दिस। Clouds for me have always been like a source of serenity and peace, and I know there are a lot of more people like me out there. So for me and people like me जिनके लिए ये एक peaceful चीज़ है clouds, I wanted to create something that I could bring into my home. Like if I'm feeling upset, I don't need to go outside to look at the clouds. I want to look at in my home and I can see the clouds. अगर मैं आपसे पूछूं कि what is art for you? Art for me is basically explaining my point of view to the world, and you know, a source ke like what's inside me, I want to bring it out. So this is basically my point of view of the clouds that I am bringing to the world. Thank you very much, Maham, and best of luck. Thank you so much. मौजूद हूँ अरीबा अहमद के साथ, जो कि NCA ग्रेजुएट भी हैं और नाउ शी इज़ टीचिंग एट NCA। और अरीबा का ये जो कॉन्सेप्ट है ये अरीबा से ख़ुद पूछेंगे। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। अरीबा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू इन पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्यूटीफुल एग्जीबिशन। थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज़ सो वेल क्यूरेटेड। माशाल्लाह इतना अच्छा काम है लोगों का कि देख के ही अच्छा लगे। टेक्सटाइल आर्ट को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे, तो एग्जैक्टली। अच्छा अरीबा, ये बड़ा ही कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स मोर ऑफ अ स्टोरी टेलिंग infused with the theme of the exhibition, definitely जो आप टेक्सटाइल एंड फाइबर आर्ट आपने किया है। और तो आपने क्यों स्टोरी टेलिंग क्यों इसमें की? यू कुड बी एनीथिंग। सो बेसिकली इट्स अबाउट सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब। उनकी किताब होती थी झूलें। सो वो एक बचपन के लिए ना मेरे लिए बहुत, इट वाज रियली क्लोज टू मी। तो मैंने उनकी बुक्स में से इतनी पोइम्स होती हैं, आई काइंड यू नो उनको मैंने एनिमेशन उसकी तरफ लेके गई। आई मेड कैरेक्टर्स ऑफ द मोर। और मैंने कहा कि बच्चों को आजकल की पोइम्स तो बहुत इंग्लिश बहुत सारी हैं, लेकिन पुरानी जो एक मेमोरेबल अप्रोच रहती है ना, आपको अम्मा अब्बा के साथ भी नानी दादियाँ आपको बताती हैं बैठ के। सो मैंने उस चीज़ को असल में एनहांस करने की कोशिश की है, एंड इट्स ऑल थ्रू कलमकारी। बैम्बू स्टिक से लेके और 5 चूहे घर से निकले करने लगे शिकार, एंड देन ओवर देयर इज एक घड़ी पे चूहा नाचा। सो आई फील लाइक कि बच्चों के अंदर वो कोर मेमोरीज डेवलप होंगी तो वो उसको आगे लेके जा सकता है, कल्चर आपका आगे लेके जा सकता है। सो इट्स रियली गुड। एंड हाउ मच फन डिड यू हैव while doing this all? I must say कि it's kind of nostalgia, है ना, बचपन की एक खूबसूरत याद की तरह। सुपर नॉस्टैल्जिक। और ऊपर से जब when I was drawing each and every character, तो मुझे वैसी फीलिंग आई थी जैसे बचपन में ना आपको किस तरह वो लेगो पीसेस को लेके आप उनको साथ खेल रहे होते हो। तो ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय दैट ब्लॉक्स एंड स्टफ, क्योंकि आपको देखने वालों को भी आसान हो कि पता चल जाए अच्छा ये चूहे की शेप है, नॉट दैट वेरी स्टाइलिस्टिक। सो उसको लेके फैगले वाज रियली फन फॉर मी। Thank you very much Ariba, and mashallah से lovely work and best of luck. Thank you so much. Thank you so much. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इफ़ा तारिक के साथ, जो कि NCA लेक्चरर हैं और डेफिनेटली NCA ग्रेजुएट भी रह चुकी हैं। ईफ़ा का जो ये कॉन्सेप्ट है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया। ईफ़ा, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टू मी।
बेसिकली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इट्स लाइट थेरेपी और आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय लाइट। तो व्हाट आई यूज़ इज़ लाइक मैंने वीविंग टेक्निक यूज़ की है टेक्सटाइल की एंड आई जस्ट वीव इट विद फाइबर्स। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थ्रेड और इसके साथ फाइबर यूज़ किया जिसके अंदर से लाइट पास होगी है, इफ़ यू कैन सी इट इन द कैमरा। तो उसको फिर मैंने उस फैब्रिक को अगेन आर्मेचर के साथ फ्लावर की शेप में कन्वर्ट किया है एंड देन आई एडजस्टेड इट इनटू द लॉग ताकि वो एक नेचर के साथ कनेक्ट। एग्जैक्टली ओरिजिनल वुड है और ये वीविंग के थ्रू जो है वो लैम्प क्रिएट किया गया और इसके पीछे इस फैब्रिक का ये होता है कि इसके पीछे आपको लाइट एंड पूरा कनेक्शन होता है जिसके थ्रू ये पूरा जो फैब्रिक है वो लेट करता है। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एट नाइट एज अ लैम्प। और जो कॉन्सेप्ट जो पूरा एग्जीबिशन देखने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये जो यंग इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं ये एक तो ये नेचर इन्फ्यूज्ड की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा नेचर का यूज़ किया है। दूसरा कोई ना कोई स्टोरी टेलिंग है उसमें, इट्स नॉट कमिंग आउट जस्ट फॉर अ फन या नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ आर्ट। सो ट्रू, ऐसे ही है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा यही होता है कि हम व्यूवर को अपना मैसेज पहुंचा सकें एंड दिस इज़ द वे कि हम अपने आर्ट के थ्रू पहुंचा सकें। अब मेरा ये है कि लाइक लाइट इज़ हीलिंग फॉर मी, तो इस वजह से मैं शो करना चाहती थी कि अपने फैब्रिक में लाइट ऐड करके और उसको नेचर के साथ कनेक्ट करके और उसको मैं व्यूवर को शो। के साथ मौजूद हूँ जिनका पाकिस्तान में पहला एग्जीबिशन है। आयशा बाहर से मास्टर्स करके आई हैं और जितना मैं समझ पा रही हूँ कि आयशा ने बड़ा ट्रेडिशनल और फोक कल्चर को इन्फ्यूज्ड विद आर ब्राइट कल्चर इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन आयशा मैं चाहूँगी कि आप मुझे एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज़ दिस। ओके, सो मेरा काम बेसिकली हमारे मोस्ट ओल्ड बाज़ार राजा बाज़ार पे है और मैंने ये काम इसलिए किया था बिकॉज इसके कल्चर को और आर्किटेक्चर को प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। आई गेस लोगों ने इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया है अपने ओल्ड चीज़ों को, ट्रेडिशनल चीज़ों को, और हमारे जितने भी ओल्ड बाज़ार हैं उनका आर्किटेक्चर प्रिजर्व नहीं हो पा रहा उस तरह से। तो बेसिकली मेरा काम उसी पे था और टेक्सटाइल के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लोर किया और डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ किए। चले, दैट्स अ वेरी मैं कहूँगी कि वेरी शार्प मैसेज एंड वेरी मच नीडेड मैसेज ऑफ द टाइम। ज़िंदगी से जितना करीब होता है एक आम इंसान के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझना उतना ही आसान होता है और आज के तमाम आर्टिस्ट ने यही कोशिश की है कि अपना आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर किसी भी तरह से अपनी कहानी, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए। और मेरे ख्याल से आर्टिस्ट के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं होती कि गैर मुल्की और अपने लोग उन्हें सराहें। आई एम श्योर कि आपको ये एग्जीबिशन पसंद आया होगा। मैंने तो आज खूब इंजॉय किया। अपना रखिए ख्याल। अब तक के लिए इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब इन डिटेल्स कुछ क्रिकेट के हवाले से। हमने शुरू में तो अपनी खुशी शेयर की थी ना, अब हम आपके साथ तज्जिया शेयर करते हैं, बल्कि ऑपरेशन शेयर करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच हुआ। अमला में थोड़ी हिस्ट्री फिर दोहरा दूं और वो है जनाब, कल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच हुआ। पाकिस्तान ने यह मैच 1 विकेट से जीता, 1 बॉल बाकी थी, लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज पाकिस्तान ने 300 रन चेज किए। मेजबान अफगानिस्तान को, जो कि सीरीज का मेजबान है, पाकिस्तान ने हराया। इस पूरे मैच के अंदर 2 से 3 चीजें बड़ी अहम थी। सबसे पहले गुरबाज के 151 गेंदों पे ही 151 रन थे, जो उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली। देन नबी ने भी अच्छी इनिंग खेली, तकरीबन 80 आई थिंक उन्होंने भी बनाए। उसके बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान जब 300 चेस कर रहा था तो शादाब खान ने नीचे आकर बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ऊपर इमामुल हक ने 91 रन बनाए, लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज द विनिंग शॉट जो कि नसीम शाह ने खेला। और न सिर्फ वो शॉट था बल्कि वो पूरी पाकिस्तानी कौम का दिल था, जो कौम हारी नसीम शाह पे कल। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि मनाजिर हिस्ट्री रिपीट हो गई, वही फारूकी बॉलर, वही नसीम शाह, वही विनिंग शॉट और वही उनका हेलमेट और ग्लव्स फेंकना, दिल पे छुरियां चला गया लोगों के। क्या बात है। ये खुशी हम मिर्जा साहब के साथ भी शेयर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग मौजूद है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरमला, आपको और इमरान दोनों को सुबह बखैर। और आज मैं सोच रहा था अगर आप लोगों ने डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मुझे कहा तो मैं आप दोनों को कहूंगा कि आप दोनों हाउस जॉब कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप लोग भी डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिर्जा साहब। लेकिन अब आप सीनियर डॉक्टर हो जाएंगे ना, तब तक तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर्जरी तो हम नहीं कर सकते, सर्जरी तो हम आपको ही देंगे। अच्छा मिर्जा साहब, कल का मैच बड़ा जबरदस्त रहा। हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है, लेकिन एक सवाल मैं पहले ये कर लूं कि हमने जो 300 रन का हदफ
चेस किया, बड़े अच्छे अंदाज में किया, ये हमने बनने ही क्यों दिया? बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है कि वो टीम जो 2 दिन कबल सिर्फ 59 रन पर ऑल आउट हो गई थी 20वें ओवर में, वो 300 रन बनाने में कामयाब थी और 227 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप गुरबाज और दादरान के दरमियान हुई। तो यकीनन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारा स्पिन में एक वीक लिंक मुझे नजर आ रहा है उसामा मीर का, जो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। शादाब खान अच्छे ऑलराउंडर है, फील्डर भी जबरदस्त है, वो तो चले एडजस्ट हो रहे हैं, लेकिन मेरी जाती राय में इन्हें 2 लेग स्पिनर खिलाने के बजाय अगर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज को खिलाते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ता है, वैरायटी आती। और उसके अलावा जो इन्होंने टीम का कॉम्बिनेशन बनाया इमरान, 11 रुकनी टीम का, सऊद शकील को क्या आप श्रीलंका के समंदरों की सैर कराने लेकर गए, क्योंकि एशिया कप के बाद वो टीम से अलग होकर वापस वतन आ जाएंगे, तो उनको खिला देते, उनको नहीं खिलाया। और आगा सलमान जो है उनको खिलाया, लेकिन 12 रन पर उनका एक बड़ा आसान कैच छोड़ा फजले हक फारूकी ने। लगता है कल गेंद फजले हक फारूकी का ताकुब कर रही थी और कल उनका बुरा दिन था। क्रिकेट में कहते हैं ना, क्रिकेटर का बुरा दिन होता है, कल उनका बहुत ही बुरा दिन था और उन्होंने कैच भी छोड़ा, 12 रन पे कैच छोड़ा और फिर 14 रन पे आउट हो। फिर मिडिल ऑर्डर आपने 6 नंबर पर आपने उसामा मीर को भेज दिया, कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल गलतियों से सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान की यादगार फतह और अफगानिस्तान हमेशा फतह के नजदीक आकर फतह से दूर हो जाता है। चाहे 2018 का एशिया कप का मैच हो अबू धाबी में, जहां शोएब मलिक ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया, चाहे 2019 के वर्ल्ड कप का हेडिंग्ले लीड्स का मैच हो, जहां इमाद वसीम ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, तो किस्मती अफगानिस्तान का ताकुब कर रही है और खुशकिस्मती ने हमारे घर में डिले डाली। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर वो अपनी गेम के साथ थोड़ी भी ठीक कर लें तो शायद उनको कामयाबी मिल जाएगी, बिकॉज उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़ा सा एहसान मान लें कि हमने उनको अच्छी क्रिकेट खेलना सिखाया है, तो शायद उनको जीत भी मिल जाएगी और जीतना उनका हक है। अगर कल हम हार भी जाते तो जीतना उनका हक है। कोई भी छोटी टीम एक ना एक दिन तो किसी बड़ी टीम को हरा के ही आगे आती है। मिर्जा साहब आप एग्री करेंगे। अच्छा, आपने उसामा मीर का जिक्र किया, क्या उनका वो ऑर्डर गलत था जिसपे उनको भेजा गया, जिसने फिर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया और एट टाइम्स तो लगा कि हम नहीं कर पाएंगे? क्या वो ऑर्डर गलत था या फिर उनकी सिलेक्शन पे ही आप कह रहे हैं कि नहीं, नवाज कुड बी अ बेटर सिलेक्शन बोथ इन बॉलिंग एंड बैटिंग? में दोनों का पूछ रहा हूं। बॉलिंग में तो डेफिनेटली वो अच्छे हैं, लेकिन क्या बैटिंग में भी नवाज बेहतर चॉइस हो सकते थे? वो भी ऑलराउंड क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, आप भूल गए नवाज ने जो दुबई के भारत के खिलाफ जो बैटिंग की थी और जिस तरीके से पाकिस्तान कामयाब हुआ था एशिया कप के मैच में, तो मेरे ख्याल में नवाज ने, जब आपके पास एक लेग स्पिनर मौजूद है शादाब खान की सूरत में जो ऑलराउंडर है, तो उसके होते हुए एक और लेग स्पिनर खिलाना ये समझ से बाहर था। और 6 नंबर पर भेजा उसामा को और उसामा ने जाते ही हिट लगा दी। मोहम्मद नबी के उस ओवर में 2 विकेटें गिरी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम अंडर प्रेशर आ गई। और चाचा इफ्तिखार जो है वो कभी तो रन्स करते हैं, कभी नहीं करते। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने 30 रन किए थे, लेकिन कल जब उनकी असल जरूरत थी तो वो आउट हो गए। मूडी तो है, बस उनके भतीजे दुआ करते उनके लिए कि चाचा कामयाबी से उनके। अच्छा मिर्जा साहब, अब कल जरा नसीम शाह पे भी आते हैं, वैसे शादाब पे पहले आते हैं फिर नसीम पे आते हैं। शादाब ने भी कल बड़ा अच्छा खेला, 48 रन स्कोर किए उन्होंने, लेकिन जो नसीम शाह ने कल कर दिया वही हम लास्ट अफगानिस्तान के साथ बात कर रहे थे कि वही हिस्ट्री रिपीट हुई। अब वही बॉलर, वही बैटर, वही उस तरह की सिचुएशन, और जिस तरह से एंड पे उन्होंने गेम को जिताया है, आप इस हवाले से क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, उन्होंने याद ताज़ा कर दी गुज़िश्ता बरस 7 सितंबर को 10 महीने कबल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच था एशिया कप का, शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, फजले हक फारूकी बॉलर थे और नसीम शाह ने जो 2 छक्के लगा दिए, क्योंकि उनके एक बॉलर फरीद ने बड़ी बदतमीजी की थी हमारे बैट्समैन के साथ और नसीम शाह पठान गुस्से में आ गए और उन्होंने 2 छक्के लगा दिए। कल भी यही सीन था कि वो जिस तरीके से, क्योंकि शादाब खान को उन्होंने आउट किया, क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से इमरान और अरमला वो सही था, लेकिन क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। अगर आप क्रिकेट की असल स्पिरिट के मुताबिक उसे खेलते हैं तो फिर वो सही नहीं था और उसी वजह से नसीम शाह को गुस्सा था और उन्होंने वही रिपीट किया, हेलमेट फेंका, बल्ला फेंका और जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, मैं समझता हूँ नसीम शाह
ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान के गले जरूर पड़ जाता है। आई रिमेंबर इंडियन टीम ने एक ऐसी मिसाल कायम भी की थी इस तरह से आउट ना करने वाली। आप मुझे कुछ याद पड़ रहा है, आपको शायद माइंड में हो, तो ये वाकई आप कह रहे हैं कि उन्होंने न सिर्फ, कल किसी ने लिखा था कि न सिर्फ अफगानिस्तान टीम ने इज्जत गंवाई बल्कि मैच भी गंवाया। जिस तरीके से वो कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते थे, कोई भी अनएथिकल काम करना चाहते थे कि हमें ये जीत मिल जाए। अच्छा, अब ये भी हमें बताइए कि एक माइंडसेट होता था पहले मिर्जा साहब, पाकिस्तानी टीम के खिलाफ अगर 300 तो दरकिनार 250 भी बन जाते थे ना, तो मैं तो अक्सर टेलीविजन समझे बंद ही कर देता था कि भाई कहां बनने हैं, इनसे चेज नहीं करेंगे। लेकिन अब जब से हमने इंडिया को खास तौर पे हराया है, इंडिया के खिलाफ हमने बहुत बड़ा मार्जिन चेज किया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट तब्दील हुआ है। टीम 300 रन के ऊपर भी लड़खड़ाती नहीं है, उस माइंडसेट के साथ आती है कि वी कैन डू इट एंड दे डू समहाउ। आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा, काफी चेंज हुआ है जब से ये गैर मुल्की कोचेज आए। कल आप विकी आर्थर को देखा, ऐसा लग रहा था कि कहीं उनको हार्ट अटैक ना हो जाए। जिस तरीके से परेशानी, टेंशन उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। ही हैज बीन स्पेशली फ्लोन इन फ्रॉम इंग्लैंड, वो आए टीम के साथ। पाकिस्तान का माइंडसेट जो है इमरान चेंज हो गया है, जानेहाना क्रिकेट खेलने, लेकिन अब भी खामियां हैं। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो है मुझे थोड़ा सा वल्नरेबल नजर आता है। चले इमाम रन कर रहे हैं, फखर जबरदस्त है, लेकिन उसके अलावा बाबर आजम है, रिजवान चौथे पे आए। रिजवान वनडे में उतने कामयाब नहीं है जितने वो T20 में कामयाब है। फिर 5वें नंबर पर अगर आप आगा सलमान को लाते हैं तो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो सिंगल डबल्स ले, और आगा सलमान अंडर प्रेशर, अगर वो ऑलराउंडर है तो आपने उनसे दोनों मैचेस में बॉलिंग ही नहीं कराई, तो किस खुशी में उनको रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें, जबकि आपके पास इफ्तिखार है, आपने उनसे कल 4 ओवर्स कराए स्पिन बॉलिंग के। तो माइंडसेट आपने बिल्कुल सही कहा, चेंज हुआ है। बैटिंग में थोड़ी डेप्थ है, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर को ये सही कर ले तो ये इनविंसिबल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सऊद शकील की बहरहाल जगह बनती है, उनको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका के समंदरों की सैर ना कराएं, डॉक्टर मिर्जा इकबाल बेग साहब ये कह रहे हैं, क्रिकेट के डॉक्टर इनको कहते हैं, तो वो जो इलाज तफवीज कर रहे हैं करके देखें, हो सकता है ज्यादा बेहतर सेहत हो जाए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपना तज्जिया हमारे सामने रखा। जी, क्रिकेट हमारा बहुत फेवरेट गेम है, क्रिकेट, वी लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट, और कल पाकिस्तान ने हमें अच्छा मौका दिया। अल्लाह करे अब अगले मैच में भी, और जो सीरीज है ना वो बिल्कुल क्लीन स्वीप करे। इस हवाले से हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफैरा फैज हमारी मुलाकात करवा रही हैं कुछ ऐसे इंजीनियर से, बल्कि इनफैक्ट एक इंजीनियर मोहम्मद फैसल साहब से, जिन्होंने एक गाड़ी बनाई है, बगैर पेट्रोल के चलती है, शमसी तवानाई से चलती है, चार्ज कैसे होती है और फिर हवा से प्रेशर लेके बिजली कैसे बनाती है और किस कैपेसिटी या स्पीड पे चल सकती है। ये सारी बातें हम जानते हैं आज इस टैलेंटेड आदमी से। उफैरा फैज इनसे मिला रही है मेरा पाकिस्तान। आज मैं आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाली हूं जो ना तो पेट्रोल पर चलती है और ना ही बिजली पर। अब आप सोचेंगे कि आखिर वो गाड़ी चलती किस चीज पर है, तो ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। आज हम जानेंगे इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि इस गाड़ी पर लागत कितनी आई है, क्योंकि इसी गाड़ी पर फैसल ने सादिकाबाद से लाहौर तक का सफर किया है और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले इंटरव्यू में जैसे आपने वादा किया था, आपने अपना वादा पूरा किया और एक ऐसी गाड़ी बनाई जिसने तहलका मचा दिया, तो कैसा फील हो रहा है? वालेकुम सलाम जी, खैर मुबारक। बहुत खुशी फील हो रही है। वादे के मुताबिक हमने पाकिस्तान में अब तक इलेक्ट्रिक कार 600 किलोमीटर सफर करने वाली ये पहली कार है जो इलेक्ट्रिक पे सादिकाबाद से लाहौर तक सफर 600 किलोमीटर सफर करके आई है। जबरदस्त। अच्छा फैसल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ये पाकिस्तान की तो आपने बताया पहली गाड़ी है, क्या दुनिया में इस तरह की गाड़ियाँ हैं जो सोलर पावर और विंड पावर पे चलती हैं? जी, सोलर पे चलती हैं, लेकिन विंड का जो है ना वो कंसेप्ट कदरे कम है। हमारा फ्लेक्सिबल सोलर भी आ रहा है, ये थोड़ा ओवर लग रहा है, कुछ लोगों को लगता होगा, लेकिन हम इस पे फ्लेक्सिबल सोलर लगाने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह फिर एक ऐसी वीडियो देंगे जो तहलका मचाने वाली होगी, जिसके आगे इंजन लगा होगा। इसका तो इंजन हमने उतार दिया है, ये कंप्लीट इलेक्ट्रिक है। ठीक है। आगे उसका इंजन लगा होगा। आपकी पुरानी वाली गाड़ी जो है ना वही पीछे हम उसकी मोटर्स लगा के इलेक्ट्रिक भी करेंगे और इंजन पे भी होगी, यानी 2 in 1 होगी, हाइब्रिड हो जाएगी।
अच्छा फैसल, अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, ये भी 2 in 1 है एक तरह से, क्योंकि इसमें सोलर पैनल भी है, विंड पावर भी है, तो दो चीजें एक साथ देने का क्या मकसद है? ये 3 in 1 है। हमारी कुछ एनर्जी जो है ना ये सोलर से हो रही है। हमने ये इलेक्ट्रिक कार तैयार की है, इसके बैक पे हमने 200 किलोमीटर रेंज वाली बैटरीज लगाई हुई हैं। ठीक है। बैटरीज को हमारा ये सोलर चार्ज करता है। सही। सोलर धूप में चार्ज करता है। अगर आप सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो ये विंड टर्बाइन के थ्रू भी उसको चार्जिंग मिल रही है। अगर आपका धूप भी खत्म हो जाए, आपकी विंड भी उस लेवल की जो है ना वो पावर ना दे जितनी मोटर को रिक्वायर है, तो फिर तीसरी ऑप्शन हमारे पास रेंज एक्सटेंडर की है। ये देखें, आपको दिखाएं, और एक ये रेंज एक्सटेंडर जो आपकी गाड़ी, आपकी बैटरी 30% रह जाएगी तो ये खुद ब खुद ऑन होके आपकी बैटरी को चार्ज करके आपकी गाड़ी की रेंज बढ़ा देगा। जबरदस्त। इंजन निकाल के हमने ये वाली मोटर लगा दी है। ठीक है। इस मोटर को ये ड्राइवर कंट्रोल करता है। ये इसका सारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर ये पावर ले रहा है बैटरी से। अच्छा, ये जो मोटर आपने लगाई है, इसकी अगर पावर की बात करें तो कितने पावर की मोटर है ये? BLDC मोटर है जो स्पेशली इलेक्ट्रिक कार के लिए डिजाइन की होती है। ये परमानेंट मैग्नेट वाली मोटर होती है। BLDC ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर होती है। अब इंशाल्लाह हम इसको हब में लेके जा रहे हैं। आपका स्टेपनी वैसे ही हब के ऊपर लगाएंगे। हब की जगह पे भी मोटरें जो है ना वो लगाने जा रहे हैं। आपने अपने इस सफर का आगाज किया था सादिकाबाद से, और सादिकाबाद से आप लाहौर आए, ये लगभग 600-650 किलोमीटर बनते हैं जी। तो ये बताएं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? जहाँ जहाँ से आप गुजरे, लोगों का कैसा रिस्पांस था, और आपको इस गाड़ी ने कोई परेशानी तो नहीं दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हर जगह लोगों का प्यार मिला, मोहब्बत मिली। लोगों ने रोक रोक के हमें, हमारे साथ सेल्फियाँ, वीडियो बनाते रहे, टिकटॉक बनाते रहे और पूछते रहे, अप्रिशिएट करते रहे। तो फैसल, ये इन्फॉर्मेशन तो आपने मुझे दे दी, तो क्या अब हम इसकी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं? जी चले, करते हैं। अच्छा फैसल, मैं देख रही हूँ इसके अंदर तो कोई खास चेंजेस आप लोगों ने नहीं किए हैं। एक गाड़ी के अंदर तो सेम है, आपकी जो पहले गाड़ी है वही गाड़ी है। वैसे इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी क्या है इस बैटरी की पावर के? इस गाड़ी को लोडिंग कैपेसिटी इसमें 5% जो है ना वो आ सकते हैं इजीली। वो आपने कल साथ बिठा के ट्राई दी है। अच्छा, लोडिंग कैपेसिटी की वजह से क्या गाड़ी की स्पीड लिमिट में भी फर्क है? और वैसे अभी इस वक्त इस गाड़ी की स्पीड लिमिट, इसकी जो है ना वो पावर कंजम्पशन में आप जो बैटरी से ले रही है, वो बैटरी की माइलेज में कमी आ जाती है, लेकिन स्पीड में कोई कमी नहीं। अच्छा, माइलेज में कितनी कमी आएगी? फॉर एग्जांपल, अगर इस गाड़ी में 5 बंदे बैठ के सफर करके आते हैं, वो 20-25 किलोमीटर कम हो जाएगी। अच्छा फैसल, इस गाड़ी की स्पीड लिमिट की अगर हम बात करें तो क्या स्पीड लिमिट देती है? इस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 80 किलोमीटर है। हमारे पास बड़ी मोटर्स की जो है ना वो फैसिलिटी है। बड़ी मोटर लगाएं 100+ तक जो है ना आप चला सकते हैं। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको वक्त कितना लगा? तकरीबन 2 माह लगे हैं। अगर इस गाड़ी के अंदर मजीद कुछ फीचर इंस्टॉल करने हो तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? नेक्स्ट जो हम तैयार करेंगे उसमें मजीद फीचर होंगे जो ऑटो गाड़ी में होते हैं। सेंसर लगे होते हैं, AC वगैरह की हर चीज़ की सहूलत होगी। जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील होगा, धूप अक्सर नहीं होती सर्दियों में, तो तब आपकी गाड़ी किस तरह से काम करेगी? ठीक है। अगर बादल हो, धूप ना निकले, सोलर से चार्ज ना हो सके, तो आप अपना रेंज एक्सटेंडर ऑन कर सकते हैं, वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। कितना खर्चा लगता है, कितनी लागत आती है इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने में? अभी चूंकि हमने R&D के प्रोसेस से गुजरे हैं, हमारा तो खर्चा जो है ना वो ज्यादा हो गया है। ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये जो है ना वो 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है स्लो स्पीड वाली गाड़ी, और 5-6 लाख में नॉर्मल गाड़ी जो है ना वो हो जाती है। ये जो की है इस तरह की गाड़ी जबरदस्त। तो नाज़रीन, अभी टेस्ट ड्राइव कंप्लीट करने के बाद हम वापस चलते हैं और आपको उस टीम से मिलवाते हैं जिस टीम ने मिलकर इस शाहकार को तैयार किया है। तो चलिए। तो फैसला, मुझे अपनी ये टीम मेंबर से मिलवाएं जिन्होंने आपको इस प्रोजेक्ट में हेल्प की है। जी, मेरी हेल्प नहीं की बल्कि मेरी रहनुमाई की है, बल्कि खुद ये सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये मेरी टीम, ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जावेद साहब हैं और मलिक मंजूर साहब हैं, जिन्होंने हमने मिल के ये गाड़ी तैयार की, सारे इसमें फ़ीचर डाले और नेक्स्ट फ़ीचर पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाने जा रहे हैं, ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी बना के, उसमें फ़ीचर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होंगे। फैसल, ये गाड़ी मार्केट में कब आने वाली है? हमारा काम तैयार करना था, हमने तैयार कर दी। अब हुकूमत से गुजारिश है कि हमें कुछ जो है ना वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से हमें कुछ फैसिलिटेट किया जाए ताकि आवाम के लिए और मज़ीद आसानियाँ पैदा हो सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल।
नाज़रीन यकीन करें, ये जो गाड़ी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, अगर ये मार्केट में लॉन्च हो जाए तो पेट्रोल के जितने खर्चे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल जिस तरह से बढ़ रहा है, जितनी महंगाई है, तो ये तमाम तर चीज़ें हल हो जाएंगी और हर घर में ये गाड़ी मौजूद होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको दिखाएंगे टीजर हमारे जो फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, जो इतवार की शाम 7:05 पे आता है एक्सप्रेस न्यूज़ पे। लास्ट एपिसोड में आपने कश्मीर के हवाले से, चूँकि हमारी कश्मीर सीरीज़ चल रही है, उसका आगाज़ हुआ था आज इसकी, बल्कि इनफैक्ट संडे को उसकी सेकेंड एपिसोड लगने जा रही है। क्या बात की है तार साहब ने, इसमें कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। आपको पिछली बार कश्मीर के हवाले से मैंने फूलों वाली पहाड़ी की एक कहानी सुनाई थी। आज भी मेरी ज़ंबील में एक दास्तान है और वो इतनी हैरत अंगेज़ है कि आपको उस पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो सच्ची दास्तान है। और ये आज से कुछ 150 बरस पेशतर ये दास्तान जो है वो ज़ाहिर हुई थी। सर्दियों के ज़माने थे और फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ नज़दीक ही सफ़ों पर कोई नौजवान सोया हुआ है, कोई मुसाफिर है। तो जब उन्होंने नमाज़ पढ़ ली तो उससे पूछा कि ऐ मुसाफिर, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? अभी मैंने शाहतूश का तज़किरा किया है, ये एक मैजिकल वर्ड है शाहतूश, और शॉल होती थी। और ये शाल जो है ये एक इस्तारा है कश्मीर का। अब शाहतूश क्या होती थी, मेरी जो महदूद मालूमात है उनके मुताबिक एक मखसूस किस्म की भेड़ होती थी और जिसके बाल बहुत मोटे होते थे बुलंदी की वजह से, क्योंकि बुलंदी पे रहती थी। तो अल्लाह ताला तमाम जानवर जो बुलंदी पर होते हैं सर्दी से बचाने के लिए उनकी खाल भी मोटी कर देता है और उनके बाल भी थिक कर देता है, घने कर देता है। तो घने बालों वाली ये एक ख़ास भेड़, ख़ास किस्म होती। वो जब कहते हैं कि जब चरती थी बुलंदियों पर तो वहाँ पे जो पौधे होते थे या कोई खारदार झाड़ियाँ होती थी, उनके साथ जब वो खाती थी तो उसके बदन का कोई रुएँ बहुत बारीक उन झाड़ियों के साथ रह जाते थे और उसके बाद उन बारीक रेशों को जमा किया जाता था। अब ये जानिए कि बारीक रेशे जो हैं वो मतलब 1000 होंगे, 2000 होंगे, वो हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में जमा किए जाते थे और उन रेशों से फिर शाहतूश की शाल जो थी वो बनती थी। तुम्हारा दिल इत्मीनान और सुकून चाहता है, तुमको अभी तक मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला। हम आज से तुम्हारा नाम हुब्बा खातून रखते हैं। यानी उसका नाम जो हुब्बा खातून था, मेरा ख्याल है कि हुब से ये हुब्बा खातून होगा। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हुब्बा खातून के नाम से उसने शायरी शुरू कर दी और उसके बाद जैसा कि अक्सर दास्तानों में होता है, कहा जाता है कि वो गा रही थी अपनी शायरी, तो वहाँ से गुज़र हुआ एक शहज़ादे का, यूसुफ का उसका नाम था, और वो उसके इश्क में मुब्तला हुआ और उन दोनों की शादी हो गई। हमारे कश्मीर का खूबसूरत कल्चर, उससे जुड़ी कुछ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की यादें देखना मत भूलिएगा। कारवां सराय इतवार शाम 7:05 पे ऑन एक्सप्रेस न्यूज़। इसके साथ ही खत्म हो गया। शुक्र किया अरमला हसन ने कि मैं रुकने वाले प्रोग्राम खत्म हो गया है। वेरी नाइस वीकेंड, एंजॉय योरसेल्फ, अपने रुके हुए काम कर लीजिए, हमें दुआ में याद रखिए। आपसे मिलेंगे ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।